राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में कौन सी सीट छोड़ेंगे और क्या प्रियंका गांधी उसमें चुनाव लड़ेंगे? राहुल गांधी जो है वायनाड की सीट नहीं छोड़ेंगे, वो रायबरेली की सीट छोड़ेंगे। स्मृति ईरानी का हारना एक बहुत क्लियर मैसेज है। नारेबाजी करने से, घूमने से, नेतागिरी करने से सिर्फ आपको वोट नहीं मिलने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। और लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे बिल्कुल साफ हो चुके हैं। अब सवाल सरकार बनाने का है। बीजेपी अपने बूते बहुमत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उसकी एनडीए ने 292 सीटें जीत ली, यानी बहुमत से भी ज्यादा। दूसरी तरफ 234 सीटों वाला इंडिया अलायंस भी सरकार बनाने की जुगत में है, लेकिन पड़ला एनडीए का भारी है। मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कुछ ही दूरी पर हैं, मगर कैसे? तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जाने माने पत्रकार अनंत विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सर हमारे शो में, एयर न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारिका। सबसे पहले अनंत जी, आप ये बात बताइए कि ये कैसे हो गया, जहां 400 पार का नारा लगाया जा रहा था, एग्जिट पोल भी अच्छे खासे नंबर्स बता रहा था, और बीजेपी 240 पे सिमट गई? कैसे, क्या देखिए, लगा? नारे नारे जो होते हैं, नारे तो चुनावी जो पार्टियां होती हैं वो देती ही हैं। 400 पार का नारा भी बीजेपी या मोदी जी के द्वारा दिया गया था, वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए था। लेकिन जो रिजल्ट आए हैं, जो नतीजे आए हैं 4 तारीख को, वो सबकी आंख कान नाक सब खोलने वाले हैं। और खासकर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज है, जो एग्जिट पोल जो है बीजेपी के बाद अगर सबसे अधिक अगर झटका लगा होगा तो वो एग्जिट पोल वालों को लगा होगा। क्योंकि एग्जिट पोल में सभी ने अकेले बीजेपी को ही 300 पार, 380, 390 सीटें दी। चाहे वो टुडे चाणक्य हो, चाहे एक्सिस माई इंडिया हो, चाहे जन की बात हो, चाहे जितने भी जो कंपनीज है, जो एजेंसीज हैं, जो कि बड़े बड़े दावे कर रही थी रिजल्ट से पहले कि जो एनडीए है वो 400 पार होगा, बीजेपी अकेले सरकार बना लेगी। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। जब नतीजे आए तो कई टीवी चैनल्स में चौंकाने आपने भी वाले देखा थे। होगा जी कि जिन्होंने जिन्होंने भी एग्जिट पोल किया था, उसमें कुछ जो लोग थे वो टीवी पर बकायदा रो रहे थे अपने एग्जिट पोल को लेकर। ये देश ने ये तस्वीरें देखी हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कौन बनाएगा, इसकी तस्वीर साफ हो चुकी है कि जो सरकार है वो एनडीए ही बनाने वाली है। क्योंकि भले ही बीजेपी के अकेले इतने सीट ना आई हो, लेकिन एनडीए जो है वो काफी आगे है। सरकार आगे जो है, जो सभा 292 जो सीट के साथ मजबूती रख रहा है। वो सरकार बनाएगी जी सारिका। और जिसमें जो घटक दल हैं, जो जो जेडीयू के नीतीश कुमार हैं और टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो साथ ही हैं। उन्होंने मीटिंग की है और साफ तौर पर लिखित में सभी ने दिया है कि वो बीजेपी और मोदी के साथ हैं और सभी मिलकर एक मजबूत सरकार बनाने वाले हैं। अब सवाल घटक दल से हुआ, क्योंकि तीसरी बार बीजेपी बहुमत नहीं ले पाई, बहुमत से कुछ नंबर्स ही दूर है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा खेला जो होगा जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू का होगा। तो क्या टीडीपी कैलकुलेशन है, क्योंकि दोनों के ही साथ बीजेपी के रिलेशन, नरेंद्र मोदी के रिलेशन अप डाउन रहे, उतार चढ़ाव दोनों के साथ ही रहे। नीतीश कुमार जी बहुत फेमस रहे, आते जाते रहे। तो आपको क्या लगता है कब तक खिंचेगी ये सरकार? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, उनके जो संबंध है वो मोदी से खट्टे मीठे रहे हैं। और क्योंकि इस बार जो कुर्सी है, कुर्सी अकेले के दम पर नहीं है। जो कुर्सी के जो चार पाए हैं, वो चार पाए अलग अलग पार्टियों की हैं। तो अगर गठबंधन बात है, सरकार जी। बिल्कुल गठबंधन सरकार, अगर मैं संबंधों की बात करूं तो नीतीश कुमार को हम ही नहीं, जो लोग हैं, जो वहां के बिहार के जो नेता हैं, वो जो उनसे जले फूके बैठे हुए हैं। हालांकि इनका कारण भी है कि उन्हें वो पलटू राम कहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी बाजी मार पलट जाते हैं। जाते और हैं जी। उनको, हाँ, इसलिए उनको रिकॉर्ड रहा है पलटू राम। उनका। हम्म। जी जी, बिल्कुल रिकॉर्ड रहा है। और लेकिन अभी जब पिछले बार जब उनका एनडीए से जब गठबंधन हुआ वापस, कई उलटफेर के बाद, तो उन्होंने कहा था कि अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। अब लेकिन क्योंकि ये होप सो वो अपने अपनी नाम, बात पे कायम रहे। बिल्कुल कायम बिल्कुल, रहे वो वो अभी अपनी तक बात पे। फिलहाल कायम है। लेकिन आपने भी बहुत सारे मीम्स देखे होंगे सार का। जी जी वो जी। मीम्स का वाले और हंसाने वाले भी कि भाई क्या पता कब पलटी मार जाए, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि जिस प्लेन में वो पटना से दिल्ली आ रहे थे, जी उसी जी। प्लेन में तेजस्वी यादव उस जी बैठे में थे जी। यादव भी थे। और तो उसे लेकर काफी मीम्स भी बने थे कि कहीं चाचा कहीं पलट तो नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा होता दिखाई दे नहीं रहा है फिलहाल। अच्छा, मैं दर्शकों को बता दूं कि अनंत जी जो हैं मध्य प्रदेश की राजनीति पे खासा नजर रखते हैं। तो मैं उनसे स्पेशली मध्य प्रदेश की राजनीति पे बात करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली 29 पे 29 सीट मिली है। देखिए सारिका, इस बार मतलब मैं कहता 25 या 30 सालों बाद ऐसा हुआ होगा कि
बिल्कुल छिंदवाड़ा जो कांग्रेस का जो गढ़ रही है, जो बढ़ रहा कमलनाथ है। का जो गढ़ रहा है, बीजेपी ने सेंध लगाने में बिल्कुल सफलता हासिल की है। और जैसा भी कि कयास लगाया जा रहा था पिछले कई सालों से, बीजेपी का खास फोकस था छिंदवाड़ा पे, क्योंकि छिंदवाड़ा को बीजेपी तोड़ने का था, हाँ, कि छिंदवाड़ा नकुलनाथ तो खड़े थे। कमलनाथ का जो गढ़ है, कमलनाथ जिसका छिंदवाड़ा मॉडल की जिसकी बात करते हैं, इस मॉडल पर बीजेपी ने इस बार सेंध लगाया है। और बीजेपी की जो विवेक बंटी साहब है, उन्होंने कमलनाथ जी के जो बेटे हैं नकुलनाथ, उनको नकुलनाथ। हराया है। और जो कि बहुत बड़ी जीत है। अगर मैं बीजेपी के लिहाज से, मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करूं, तो छिंदवाड़ा जीतना बीजेपी के लिए बेहद अहम है। और कांग्रेस के लिए एक सबक सिखाने वाला है कि आप सिर्फ नेतागिरी या वादे, या सिर्फ कांग्रेस के जो नेता हैं वो एसी कमरों में बैठकर पीसी करते हैं, तो वो सिर्फ पीसी ना करें, बल्कि जमीन में जाएं और लोगों से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें, ताकि ऐसी स्थिति ना बने जैसे कि मध्य प्रदेश में बनी है। पूरा क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने यहाँ पर। क्लीन स्वीप किया और अच्छे खासे अंतर के साथ किया, और एक नेता ने नहीं, बहुत सारे नेता ने किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, शिवराज सिंह चौहान ने किया। इंदौर से बहुत बड़ा मार्जिन रहा। शंकर लालवानी तो देश में, आपको मैं बता दूं एक और अपडेट की, देश में जो एक शंकर लालवानी है जो बीजेपी के जो सांसद बने हैं, वो सबसे बड़े जीत का जो मार्जिन है 11 लाख के पार है, वो उस मार्जिन को ये पाने वाले इंदौर के शंकर लालवानी है। उसके बाद अगर मैं शिवराज सिंह चौहान की बात करूं, जो कि विदिशा से थे, तो वो देश में ऐसे तीसरे नंबर के नेता हैं जिन्होंने इतनी बड़ी मार्जिन, करीब 8,20,000 का जो अंतर होता है, उस अंतर से शिवराज सिंह चौहान ने जीत हासिल की है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में इस बार काफी कुछ बड़ा और काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी जो जीत है बीजेपी के लिए, वो है छिंदवाड़ा को जीतना, जो कि कमलनाथ जिस पर अपनी के बेटे नाक समझ, नकुलनाथ जी। अपनी साख समझते थे, उस साख पर सेंध लगाई है बीजेपी ने। कुछ जगह पे उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले नतीजे थे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता कुल मिलाकर बीजेपी से बहुत खुश है। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश पे, जहां सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा रहा, और एक्चुअली वही दिल्ली का रास्ता वहीं से गड़बड़ हो गया। अगर उत्तर प्रदेश में थोड़े नंबर्स जी बढ़ते। जी, दिल्ली का रास्ता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से जाता है, बिल्कुल सही बात है, जाता ही है। लेकिन इस बार उस रास्ते में कई रोड़े देखने को मिले हैं। और खासकर मैं ही क्या, जो जितने भी पत्रकार हैं, जो भी लोग हैं, वो इस बात को लेकर बेहद हैरान हैं कि अयोध्या सीट बीजेपी हारी है। फैजाबाद की जो सीट है, जहां पर अयोध्या, जहाँ राम मंदिर, लखनऊ भव्य सीट हार गए जी। वो सीट ही हार गई, जो एक बहुत बड़ा और बहुत क्लियर मैसेज है वहां की जनता का, कि सिर्फ राम जी आपका बेड़ा पार नहीं करेंगे, बल्कि आपको विकास की बात करनी पड़ेगी, आपको रोजगार की बात करनी पड़ेगी, और आपको तमाम उन मुद्दों पर ध्यान देना होगा जो जिसका संबंध सीधे जनता से है, ना कि सिर्फ हवा हवाई बातों से। और राम का नाम लेने से आपको आशीर्वाद तो मिल सकता है, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। ये अयोध्या की जनता ने, खासकर यूपी की जनता ने बता दिया है। और तो बात अगर राम। मैं, हाँ, स्मृति ईरानी की मैं करता हूँ, अमेठी बहुत ही स्मृति ईरानी फेमस, हार। बहुत, स्मृति ईरानी का हारना एक बहुत क्लियर मैसेज है कि भाई आपको सिर्फ वहां पर नारेबाजी करने से, घूमने से, नेतागिरी करने से सिर्फ आपको वोट नहीं मिलने वाला है। आपको काम करना पड़ेगा, आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, तभी आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा। और स्मृति ईरानी को इस बार अमेठी से दूर रहना उनके लिए घातक सिद्ध हुआ, और उन्हें करारी हार का सामना करना हालांकि पड़ा। आखिर आखिर में स्मृति ईरानी प्रोपोगंडा चला रही थी कि हमने घर ले लिया है, वहां पे हम जनता से सीधे कनेक्ट होंगे, लेकिन कहीं तो चूक हो गई, जो स्मृति ईरानी हार गई। घर घर लेने से आप उस इलाके के आप रहवासी नहीं हो जाते हैं। आपने घर जी। ले लिया, ठीक है, आपने अपने लिए घर लिया है, आपने ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि मैंने घर ले लिया है, तो मैं यहाँ की जनता के साथ हूँ। लेकिन वहां की जनता आप कितना मानती है, कितना जानती है, और आपके बातों पर कितना यकीन करती है, ये एक बड़ा सवाल होता है। तो स्मृति ईरानी कुल मिला के अमेठी की जनता का दिल नहीं जीत पाई। यूपी, उत्तर प्रदेश में कुछ कमी रह गई है। राम मंदिर ने भी कुछ चमत्कार नहीं बात, किया। उत्तर प्रदेश में आपके जो मेनका गांधी है, वो भी हार गई है। वो सोचिए हार कितना गई है बड़ा, कितना सुल्तानपुर। बड़ा झटका लगा है। जी जी। अब ये तो हो गई बीजेपी की बात। अब बात करते हैं कांग्रेस की, जिसने चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। सीधे 99 सीट पर आ गई इंडिया गठबंधन 234 पर। क्या लगता है आपको, गठबंधन से कांग्रेस को फायदा हुआ, या राहुल गांधी का जो कैंपेन था उससे कुछ फायदा हुआ? ये खटाखट वाला जो डायलॉग था वो चल गया। खटाखट खड़ा बिल्कुल चला है। और
हटाकर सीटें भी इसीलिए कांग्रेस को मिली हैं, क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राहुल राहुल गांधी का जो 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 दो उनकी यात्राएं थी, उत्तर दक्षिण से लेकर उत्तर और पश्चिम से लेकर पूर्व की, और उनकी यात्रा काफी सफल मानी जा सकती है, क्योंकि उनकी यात्रा यात्रा का ही असर है कि बीजेपी जो जो कांग्रेस है वो 100 के आंकड़े के आसपास पहुंची है। इसलिए राहुल गांधी की मेहनत को नकारा नहीं जा सकता। बात जहां तक रही सरकार बनाने की, तो जाहिर सी बात है कि सरकार बनाने के लिए तो सीटें बहुत कम है, लेकिन अभी भी वो उनकी मीटिंग्स हो रही हैं लगातार। कल भी मीटिंग हुई थी, अभी आने वाले दिन और मीटिंग्स होनी है। वो तमाम तरह की रणनीति पर विचार कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से भी एक खबर आई है कि हो सकता है कि वो विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति, फोन कॉल जाने की जो सियासत है, सबको अपना बनाने की सियासत है, वो इंडिया गठबंधन में भी देखने को मिल रही है। और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है तो ऑब्वियसली गठबंधन में बैठेंगे। और आपको क्या लगता है कि अब राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में कौन सी सीट छोड़ेंगे, और क्या प्रियंका गांधी उसमें चुनाव लड़ेंगी? देखिए एक ये बहुत ही अहम सवाल है। एक पत्रकार के नजरिए से अगर मैं देखूं तो राहुल गांधी ने बेहतरीन जीत दर्ज की है केरल की वायनाड सीट से और आपकी रायबरेली सीट से। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सी सीट वो छोड़ते हैं। तो इसे लेकर एक मीटिंग हुई थी काफी वक्त पहले, जब राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ाना था। तो एक मीटिंग हुई थी कि यहाँ पर राहुल गांधी को इसलिए लड़ाया जाए ताकि राहुल गांधी से ये सीट छुड़वा कर प्रियंका गांधी की यहाँ पर एंट्री कोशिश किया हाँ, या कि उनकी एंट्री कराई कराई जा सके। तो ये निश्चित तौर पर राहुल गांधी जो है वायनाड की सीट नहीं छोड़ेंगे, वो रायबरेली की सीट छोड़ेंगे, ताकि उनकी बहन जो प्रियंका गांधी है उनके लिए भी एक पॉलिटिकल जो रास्ता है, पॉलिटिकल वे है, वो उसकी शुरुआत हो, और कहीं ना कहीं गांधी परिवार के पास ही वो सीट हमेशा रहे। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी या पूरी जो कांग्रेस है वो रायबरेली सीट ही वो खाली करेगी, ताकि प्रियंका गांधी के लिए एक मौका बन सके और वो सीट गांधी परिवार के पास ही रहे। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में मेहनत भी बहुत की है, रात रात भर बहुत रुकी है वहां पे, उन्होंने काम भी किया है। इसका ये नतीजा है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे राहुल गांधी अपने जो रिजल्ट के बाद, तो उन्होंने इसका श्रेय जो है यूपी में जो सीटें आई हैं उसका श्रेय उन्होंने राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को दिया था। तो प्रियंका निश्चित तौर पर गांधी। उनकी छवि को आप नकार नहीं सकते। उनके उनके जो एक जो युवा नेतृत्व है, जो उनकी बोलने की जो शैली है, उसे आप बिल्कुल भी इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जो पुराने कांग्रेसी हैं और जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो प्रियंका गांधी में कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की छवि देखती हैं। देखते हैं। लेकिन अब ये सवाल ये कि तीसरी बार 240 पे आ गई, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी कहीं पर आ गई है? देखिए एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरह के नतीजे आए हैं जो अलग अलग राज्यों से हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। और सबसे जो हम चर्चा कर रहे थे, सबसे बड़ा जो मैसेज दिया है वो उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है कि आप यहाँ के, ठीक है, आप यहाँ से आप पीएम पद के उम्मीदवार हैं, आपने राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनाया है, आपने बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वहां के यूपी की जनता अगर बीजेपी आपको को नकार नकार दे। रही है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल पीएम मोदी के लिए है। लेकिन दूसरा सवाल योगी आदित्यनाथ के लिए भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आप उस प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन वहां की जनता आखिर आपसे खुश क्यों नहीं है। इसलिए सवाल निश्चित तौर पर पीएम मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल या निशान खड़ा होगा। बिल्कुल खड़ा होगा। तो इस खास बीच बातचीत के लिए अनंत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आगे भी मिलते रहेंगे इसी तरह की राजनीतिक जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।